हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो इस सेशन में जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बीते सप्ताह के इर्द गिर्द जो भी खबरें रहती हैं उस पर सवाल बनाते हैं और मैप में उन सभी खबरों को लोकेट करते हैं, यानी उससे जुड़ा जो भी अगर सवाल बनाया जा सकता है तो मैप में ही हम उन सारे सेशंस के अंतर्गत इन सवालों को डिस्कस कर लेते हैं। तो चूंकि हमने पिछले सेशन में आपको एक अभ्यास प्रश्न दिया था, इसलिए उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। अभ्यास प्रश्न क्या था? भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में हैं? ठीक है, आपको सही विकल्प का चुनाव करना था। इसमें कुछ राज्यों का जिक्र किया गया है, जैसे केवल 11 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, केवल 12 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, केवल 13 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर केवल 13 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। अभी हम इसको मैप में देखते हैं कि कहां कहां पर ये लोकेशंस आती हैं। तो क्या कहा गया है कि कर्क रेखा के उत्तर में है, तो हम कर्क रेखा से जुड़े हुए राज्यों को भी देखेंगे, उसके उत्तर में जो जो राज्य हैं उसको भी देखेंगे। तो ये भारत का नक्शा है और ये यहां से गई है कर्क रेखा। ठीक, यहां पर है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहां त्रिपुरा और मिजोरम। ये राज्य ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा होकर के गुजर रही है। यहाँ बांग्लादेश है तो उससे हमें खास मतलब नहीं, हम राज्यों की बात कर रहे हैं। अब हमें ऐसे राज्यों को देखना है और ऐसे संघ शासित प्रदेशों को देखना है जो इसके उत्तर में होंगे। ठीक, यानी कि जो इससे टच नहीं करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, मेघालय, असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। गिन लीजिए कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि 12 स्टेट हो गए। केंद्र शासित प्रदेश देख लीजिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ यहाँ पर और दिल्ली, यानी 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। हालांकि आप में से कई लोगों ने इसका सही जवाब दिया है कमेंट सेक्शन में। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। ठीक है, तो चलिए आज के सवाल से और खबर देखते हुए हम सेशन शुरू करते हैं। हाल ही में खबर आई थी कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर लगे व्यापार प्रतिबंधों के बावजूद हाल ही में चीन और भारत रूसी तेल के प्रमुख खरीदार बनकर उभरे हैं। यानी रूस पर जो यूक्रेन संकट के दौरान जो भी सैंक्शंस लगाए गए थे उसके बावजूद भारत और चीन रूस से अभी भी खरीदारी कर रहे हैं, खासकर किसकी? तेल की। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवाल देखें, यदि काला सागर क्षेत्र की भू राजनीतिक स्थितियां व्यापार के प्रतिकूल हुई तो भारत रूस व्यापार में परिवहन व्यय बढ़ जाएगा। ऐसा पहला स्टेटमेंट कहता है कि यदि स्थितियां कहां पर? काला सागर के क्षेत्र में प्रतिकूल होती हैं तो जो परिवहन का खर्च है, जो आवाजाही का खर्च है, माल भाड़े का खर्च है, वो बढ़ जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि मरमरा सागर और सुएज नहर से गुजरने वाला समुद्री मार्ग रूस को भारत से जोड़ने वाला सबसे छोटा जलमार्ग है। आपको बताना है कि सही विकल्प कौन सा है, और स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग तरह से दिए हुए हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। कहा गया है कि दोनों कथन सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। उसके बाद दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, केवल कथन 1 सही है या फिर केवल कथन 2 सही है। तो पहले वाले स्टेटमेंट से शुरू करें। यदि काला सागर क्षेत्र की भू राजनीतिक स्थितियां व्यापार के प्रतिकूल हुई तो भारत रूस व्यापार में क्या परिवहन व्यय बढ़ जाएगा? ऐसा क्यों कहा गया है स्टेटमेंट में, इसको समझें। तो देखिए, ये है भारत, ठीक, यहां पर है रशिया। तो अगर भारत जलमार्ग के जरिए रूस के साथ व्यापार करता है तो अगर हम इस दिशा से जाएं तो इस दिशा से जाने पर मलक्का जल संधि और यहां से होते हुए दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, और यहां से पहुंचा जा सकता है रूस के सबसे नजदीकी बंदरगाह में। लेकिन ये रास्ता तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा लंबा होगा। इसके बजाय अगर लाल सागर वाला रास्ता लिया जाए तो जो रास्ता बनेगा वो यहां से जाएगा। ठीक है, यहां सुएज नहर से होते हुए फिर एजियन सागर, मरमरा सागर और फिर काला सागर। तो अगर हम इस वाले रूट का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि परिवहन व्यय बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर वाला जो काला सागर का जो रूट है वो बाधित होने पर। ठीक, तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये सही है, और मरमरा सागर और सुएज नहर से गुजरने वाला समुद्री मार्ग भारत को जोड़ने वाला सबसे छोटा जलमार्ग है, ये बात भी सही है।
कि ये जो रास्ता है तुलनात्मक रूप से दूसरे वाले रास्ते से छोटा है। इसी वजह से ऐसा कहा भी गया है कि जो परिवहन व्यय है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी हम छोटा रास्ता अपनाते हैं, फिर अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो ये थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, और यहाँ पर है काला सागर, यहाँ पर बॉस्फोरस जल संधि, उसके बाद है मार्मरा सागर ये वाला, फिर है एजियन सागर यहाँ पर, और फिर इस तरह से यहाँ एजियन सागर और मार्मरा सागर के बीच में भी याद रखिए डार्डनल्स स्ट्रेट है। ठीक है, तो दोनों ही बातों से हमें एक बात ये समझ में आ रही है कि दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले वाले की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल और खबर। हाल ही में इथोपिया के ओरोमिया क्षेत्र में प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया है कि ओरोमा लिबरेशन आर्मी, जिसे OLA भी कहते हैं, उसके लड़ाकों ने अम्हारा नृजातीय समूह के 100 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी है। तो इथोपिया का क्षेत्र इस वजह से बहुत ज्यादा चर्चा में है। सवाल क्या बना? पहला स्टेटमेंट कहता है कि यह देश लाल सागर और अदन की खाड़ी से अपनी तटरेखा साझा करता है। ठीक। दूसरा, ब्लू नील नदी इथोपियाई उच्च भूमि से निकलती है। तीसरा, मसाई जनजाति मुख्य रूप से इथोपिया और केनिया के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही हैं। एक एक करके स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। तो यह देश लाल सागर और अदन की खाड़ी से अपनी तटरेखा साझा करता है, ऐसा करता है या नहीं देखें। तो ये जो एरिया आप कलर में देख रहे हैं इस तरह से, ये है इथोपिया, और ये इसका जो बॉर्डर है वो कुछ इस तरह से होगा, यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसे बोलते हैं वो ये वाला इस तरह से है। तो जो तटरेखा है वो कहाँ है? लाल सागर और अदन की खाड़ी की। लेकिन इसकी जो सीमा है, जो तटरेखा है, वो इससे नहीं जुड़ी हुई है, यानी कि जो इथोपिया है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा, ब्लू नील नदी इथोपियाई उच्च भूमि से निकलती, इसको भी देखने से पहले हम एक चीज और देख लें। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों का भी जिक्र है, जैसे ओरोमिया क्षेत्र और उसके बाद आगे अम्हारा क्षेत्र। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया ये ओरोमिया क्षेत्र है, और यहाँ पर है इसका अम्हारा रीजन। ठीक है, यहाँ से ही अम्हारा जनजाति की बात आती है। अब ब्लू नील नदी की बात आई है, इसको देख लें। तो इथोपियन हाईलैंड है यहाँ पर ये एरिया, और ब्लू नील नदी निकलती है कुछ यहाँ से और आगे जाकर के व्हाइट नील से मिल जाती है और उत्तर की ओर बहते हुए यहाँ भूमध्य सागर के पास पहुँचती है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है ये सही है। उसके बाद मसाई जनजाति मुख्य रूप से इथोपिया और केनिया के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, इसको देख लें। ये है इथोपिया, ये है केनिया। कथन के मुताबिक मसाई जनजाति यहाँ पाई जानी चाहिए, लेकिन मसाई जनजाति पाई जाती है यहाँ पर, यानी केनिया और यहाँ पर नहीं है, यह है केनिया और तंजानिया के सीमा पर। ठीक है, और यहाँ पर ही है प्रसिद्ध माउंट किलिमंजारो। ठीक है, तो जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। कितने सही हो गए? केवल 2, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगली खबर। हाल ही में कोलंबियाई राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी नेता गुस्ताव पेट्रो ने जीत दर्ज की है। तो इसके साथ ही कोलंबिया में पहली बार कोई वामपंथी नेता को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। सवाल क्या बना? सवाल बना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, कोलंबिया एक ऐसा दक्षिण अमेरिकी देश है जो पनामा नहर का विकल्प प्रदान करने की संभावना रखता है। दूसरा कथन, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में अवस्थिति के कारण कोलंबिया का कोई भी क्षेत्र अमेज़न बेसिन में नहीं आ पाता। तो कौन से कथन सही है इसको देखें। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका देश है जो पनामा नहर का विकल्प प्रदान करने की संभावना रखता है। ऐसा क्यों कहा गया है, इस बात को हम अगर समझें तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो एरिया है ये पनामा नहर है। ठीक है, और पनामा नहर जोड़ती है दरअसल यहाँ कैरेबियन सागर के जरिए अटलांटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को। ठीक है, ये जोड़ रही है। अब स्टेटमेंट कहता है कि कोलंबिया इसका एक विकल्प प्रदान कर सकता है। अगर इस वाले मैप में हम देखें तो हमें राजनीतिक मैप में यहाँ पर कोलंबिया की लोकेशन पूरी समझ में आ जाएगी। यहाँ पर है पनामा,
ठीक, पनामा नहर। अब ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका जो कार्य है, इसका कार्य क्या है? इन दोनों जो समुद्र है उनको जोड़ना, यानी कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। कोलंबिया एक ऐसा देश है जो दोनों ही जगहों पर अपनी सीमा साझा करता है, इसलिए ऐसा कहा गया है कि ये एक विकल्प प्रदान कर सकता है। थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन सही उत्तर के रूप में आप इसको चिन्हित कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अन्य देश की इस तरह की लोकेशन नहीं है जो इस नहर की जगह पर उपयोग किया जा सके या ऐसा कोई रास्ता दे सके। तो पहला वाला सही है, संभावना रखता है। ठीक। दूसरा, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में अवस्थिति के कारण कोलंबिया का कोई भी क्षेत्र अमेज़न बेसिन में नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया है, इसको भी देखें। तो चूंकि दक्षिण अमेरिका देश भी है पश्चिम में होने के नाते, क्या अमेज़न बेसिन या अमेज़न नदी का जो बेसन है उसके अंतर्गत ये नहीं आता? तो अमेज़न नदी यहाँ से निकल रही है, यहाँ पर मौजूद है, जो आगे जाकर के कोलंबिया और पेरू के बीच में थोड़ी बहुत सीमा बनाती है और फिर आगे बढ़ जाती है। दूसरी बात, चूंकि बेसिन की बात की गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिन काफी बड़ा है, और बेसिन के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो कोलंबिया का कुछ क्षेत्र शामिल हो जाता है। ठीक, इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, केवल ऑप्शन ए यहां पर सही होगा, यानी केवल एक सही है। ठीक। अगली खबर, हाल ही में चीन ने अपने तीसरे विमान वाहक पोत, इसका नाम है फुजियान को लॉन्च किया है। यह चीन का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत भी है, इस बात को भी याद रखिए। ठीक। अब सवाल है, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, स्थान, क्षेत्र या प्रांत और इनकी अवस्थिति। पहला, फुजियान प्रांत सामने दिया हुआ है, ताइवान जल संधि के निकट। दूसरा, मंचूरिया का मैदान, उत्तर पूर्वी चीन। चीन की महान दीवार, उत्तर पश्चिमी चीन। और तारिम बेसिन, चीन मंगोलियाई सीमा पर। आपको बताना है कि कौन से युग्म सही सुमेलित है या फिर कौन से युग्म सही है। पहले फुजियान प्रांत से शुरू करें, ताइवान जल संधि के निकट है या नहीं। तो ये चीन का एक नक्शा है जिसमें फुजियान प्रांत को अगर आप लोकेट करें तो यहाँ पर आएगा, और ये बात सही है कि ये वाला जो हिस्सा है ये आप इस तरह देख रहे हैं, ये ताइवान है, और बीच में यहाँ पर ताइवान स्ट्रेट है, यानी ताइवान जल संधि। तो ये एकदम सही बात है कि ये यहाँ पर मौजूद है, पहला सही हो गया। दूसरा, मंचूरिया का मैदान, उत्तर पूर्वी चीन, इसको देखें तो मंचूरिया का मैदान ये है, ये भी सही है कि ये उत्तर और पूर्वी चीन में है। उसके बाद चीन की महान दीवार, उत्तर पश्चिमी चीन, इसको देख लें। तो ये जो यहां पर आपको कुछ स्पाइरल की तरह से दिख रही है, ये है चीन की महान दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ऐसा क्या कहा गया है उत्तर पश्चिम में? तो उत्तर पश्चिम कहीं यहां पे होता या फिर इस तरह से होता। तो ये उत्तर पूर्व की ओर हम कह सकते हैं, उत्तर और कुछ उत्तर पूर्व। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो मिलान है, ये गलत है। उसके बाद तारिम बेसिन, चीन मंगोलिया की सीमा पर, इसको देखें तो चीन और मंगोलिया की सीमा कहां पर है? ये वाली है। ठीक। और तारिम बेसिन है यहां पर, यानी तिब्बत के पठार के थोड़ा सा उत्तर पश्चिम की ओर। दरअसल जो चीन और मंगोलिया की सीमा पर अगर हम देखें तो यहां पर अल्ताई माउंटेन्स हैं और गोबी का मरुस्थल है, ये सीमा पर मौजूद है, ना कि तारिम बेसिन। ठीक है। तो ये वाला जो मिलान है ये गलत है। कितने, कौन सी युग्म सही है? केवल 1 और 2। ऑप्शन ए यहां पर सही हो गया। ठीक है। चलिए अगली खबर, हाल ही में कुछ शरणार्थियों को स्पेनी स्वायत्त क्षेत्र, कौन सा है? सेउटा में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग क्यों जा रहे थे? क्योंकि एक बेहतर भविष्य के लिए यूरोपीय संघ में प्रवेश करना चाह रहे थे, यूरोपियन यूनियन में पहुंचना चाह रहे थे, उससे संबंधित देशों में जो संघ में शामिल है। तब सेउटा से जुड़ा एक सवाल बन सकता है, सेउटा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह मोरक्को के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा, यह जिब्राल्टर जल संधि के निकट स्थित है। उसके नीचे दोनों ही कथन सही है या फिर कोई भी नहीं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले सेउटा की लोकेशन को देखें, यह है स्पेन का मेनलैंड। ठीक है। और सेउटा है यहां पर, यानी स्पेन से थोड़ा सा दूर कुछ ये वाला एरिया। ठीक। यानी कि सेउटा जो अपनी सीमा साझा कर रहा है, अपनी भौगोलिक सीमा, वो मोरक्को के साथ साझा कर रहा है। एक स्वायत्त क्षेत्र है और स्पेन से थोड़ा सा दूर है। और यहाँ पर क्या है? जिब्राल्टर स्ट्रेट। ठीक। तो
स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम देखें, मतलब इस प्रश्न के हिसाब से, तो मोरक्को के साथ सीमा साझा करता है और जिब्राल्टर जल संधि के निकट है। दोनों ही कथन है सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों ही सही हैं। ठीक, अगली खबर, श्रीलंका में विद्यमान हालिया आर्थिक संकट के बीच सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश जारी किया है ताकि ईंधन के आयात बिल को कम किया जा सके। लोग कम घरों से निकलेंगे, वाहनों की आवश्यकता कम होगी, ईंधन की आवश्यकता भी कम होगी, तो आयात कम करना पड़ेगा। ठीक, ये उनका एक उद्देश्य है। सवाल क्या बना, एक विशाल कार्गो जलयान कोलकाता से मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस जाना चाहता है। ठीक है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह विश्रामपत्तन यानी कि पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में सबसे अच्छा और ब्रैकेट में दिया हुआ है न्यूनतम दूरी वाला विकल्प हो सकता है। यहां पर बंदरगाहों के नाम दिए हुए हैं, जाफना, पोर्ट ब्लेयर, कोलंबो और हम्बनटोटा। इस सवाल को आपको थोड़ा सा इमेजिन करके चलना होगा। अगर आपने मैप देखे हैं, श्रीलंका की लोकेशन देखी है और भारत के संदर्भ में कोलकाता से इसको जोड़ना है, तो थोड़ा देख ही लें। तो ये श्रीलंका का मैप है, यहाँ पर इसके दक्षिण हिस्से में यहाँ पर मौजूद है हम्बनटोटा बंदरगाह। ठीक, ये वाला यहाँ पर है। इसके पश्चिम और थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा ये है कोलंबो बंदरगाह। ठीक, यहाँ पर है जाफना, ये वाला एरिया, इसका उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र और थोड़ा सा अलग भी है, जाफना का एरिया यहाँ पर है। अब हम इसको लेके चलते हैं कोलकाता से मॉरिशस तक। यहाँ पर तो कोलकाता भारत के अंतर्गत है यहाँ। ठीक, मॉरिशस और इसकी राजधानी पोर्ट लुइस यहाँ पर है। ठीक, हमें श्रीलंका से होते हुए जाना है और ये देखना है कि न्यूनतम दूरी वाला मार्ग कौन सा है। अच्छा, सवाल में एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर विशाल कार्गो जलयान की बात भी कही गई है। ठीक, क्यों ऐसा कह रहे हैं इसको देखिए। तो चूंकि विशाल कार्गो जलयान है, अगर ये आता है यहाँ से, मान लीजिए कोई कहे कि यहाँ से जा सकता है, तो चूंकि बड़ा है इसलिए इस एरिया में इतनी जगह नहीं होगी कि बड़ा कार्गो निकल पाए, तो ये जा सकता है हम्बनटोटा से। ठीक, सबसे छोटा जलमार्ग होगा, क्योंकि अगर ये पोर्ट ब्लेयर से जाएगा तो भी ज़्यादा दूर पड़ेगा। ठीक, जाफना से होकर के जा नहीं पाएगा और हम्बनटोटा से इसको सबसे नज़दीक जो एरिया है वो रुकते हुए जाना होगा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा आप समझ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन डी, हम्बनटोटा। ठीक है, अगली खबर, हाल ही में सिक्किम में हुए भूस्खलन के बाद सेना को राहत एवं बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। तो भारत में भूकंपीय क्षेत्रों यानी सिस्मिक जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चूंकि ऐसी कोई भी खबर आती है तो ऐसे जोन अपने आप में चर्चा में आ जाते हैं और सवाल भी वहीं से पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। सवाल क्या है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। मेघालय का पठार कश्मीर हिमालय से कम संवेदनशील है। ठीक, दूसरा, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला सिस्मिक जोन 1 के अंतर्गत आता है। कौन सा कथन सही है इसको देखें। पहले मेघालय का पठार देखें, कश्मीर हिमालय से कम संवेदनशील है या नहीं। इस मैप में अलग अलग एरियो को अलग अलग कलर से दिखाया गया है, जिसमें जो बहुत डार्क कलर आपको दिख रहे हैं वो सीस्मिक जोन के वेरी हाई रिस्क वाले एरिया है, यानी जो येलो वाला पोर्शन है वो वेरी लो डैमेज यानी सीस्मिक जोन 1 कह सकते हैं। उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 जो हाईएस्ट आपको इस तरह का कलर दिख रहा है, डार्क वाला। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत का जो भी एरिया है, ये सीस्मिक जोन 5 के अंतर्गत आ रहा है। हालांकि खबरों में काफ़ी समय से इसलिए नहीं सुनने को मिला है इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। ठीक है, इस वजह से ऐसा लग सकता है कि ये वाला एरिया थोड़ा सा ज़्यादा संवेदनशील हो सकता है। तो ऐसा कहा गया है कि ये मेघालय का पठार कश्मीर हिमालय से कम संवेदनशील है। तो मेघालय का पठार है यहाँ पर गारो खासी जयंतिया वाला एरिया। ठीक, कश्मीर वाला क्षेत्र यहाँ पर है, हालांकि यहाँ पर भी कुछ एरिया सीस्मिक जोन 5 का है, लेकिन बाकी 4 के अंतर्गत हम रख सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं, ये तो पूरा ही क्षेत्र यहाँ पर संवेदनशील है। तो जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। दूसरा, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला सीस्मिक जोन 1 के अंतर्गत आती है। तो सीस्मिक जोन 1 आपको दिखाई दे रहा है येलो वाले पोर्शन में, थोड़ा सा ये वाला छोटा नागपुर के पठार का एरिया हो जाएगा और कुछ एरिया ये प्रायद्वीपीय पठार का हो जाएगा। ठीक, लेकिन पश्चिमी घाट कहाँ पर है श्रृंखला, वो पूरी इस तरह से यहाँ से होकर के जाएगी। तो ये सीस्मिक जोन 1 में ना होकर के कुछ हिस्सा इसका सीस्मिक जोन 2 में है, कुछ 3 में है, कुछ हिस्सा 4 में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये
जो यहाँ पर दिया गया है ये भी गलत है। तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। इसके अलावा आप यहाँ पर और भी जो जोन दिए हुए हैं आप इनको भी एक बार लोकेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से बाकी क्षेत्रों को भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़े अगली खबर की तरफ। हाल ही में केरल के कन्नूर जिले के कोट्टियार के जंगलों में एक दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई देखा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बर्मेगोम्फस चोकुलेंसिस। ठीक, सवाल क्या बना? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पश्चिमी घाट श्रृंखला के क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक है। दूसरा, यहाँ की पारिस्थितिकी उत्पादकता अधिक है। सुनने में वैसे दोनों ही सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा देख भी ले मैप में। तो सही विकल्प का चुनाव करना है कि दोनों कथन सही है। उसी तरह स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, दोनों कथन सही है। सही व्याख्या नहीं करता कथन 2। केवल कथन 1 सही है या फिर केवल कथन 2 सही है? पहले देखिए, पश्चिमी घाट श्रृंखला के क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक है या नहीं। ये सामान्य सी बात है कि जैव विविधता वाले क्षेत्र भारत के अंतर्गत प्रमुख रूप से पश्चिमी घाट और हिमालयन बेल्ट को ही और पूर्वोत्तर के राज्यों के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक, तो जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है। दूसरा, यहाँ की पारिस्थितिकी उत्पादकता अधिक है। इस बात को भी समझना होगा क्यों अधिक है। इस मैप में आपको 2 तरह के मैप दिखाए गए हैं जिसमें अलग अलग तरह की वनस्पतियों के बारे में चर्चा की गई है। पश्चिमी घाट का जो एरिया है वो ये वाला है ही, जानते हैं आप। तो इसमें जो ग्रीन वाला एरिया आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से, ये वाला, ठीक, ये कौन सा है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद है कुछ हिस्से मैंग्रोव। ठीक, इसके अलावा जो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हैं ये कौन से हैं? आर्द्र पर्णपाती वन। तो अगर आपसे कोई पारिस्थितिकी उत्पादकता का क्रम पूछे तो कौन कौन से वन इसके अंतर्गत आते हैं? सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन नंबर 1 पे, उसके बाद आता है मैंग्रोव, ठीक, ये वाला। उसके बाद आर्द्र पर्णपाती, यहाँ पर तीनों ही विशेषताएं मौजूद हैं, हम लैंड के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि फॉरेस्ट कवर किस हिसाब से है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी सही है। और चूंकि दोनों ही कथन सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगली खबर। अभी हाल ही में 21 जून को ग्रीष्म अयनांत दिवस था। इस दिन सूर्य उत्तरी गोलार्ध में अपने चरम स्थिति में होता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है। ठीक है, सवाल क्या बना? 21 जून को दिन की अवधि के बढ़ते हुए क्रम में निम्नलिखित राज्यों की राजधानियों को व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन में यहाँ पर क्या क्या दिए हुए हैं? मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। आपको इन्हें सही व्यवस्थित करना है और किस क्रम में करना है? बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, पहले इस बात को पूरा समझ ले कहा क्या गया है। 21 जून के दिन जो बात है, अगर आप एक ग्लोब के अंतर्गत समझें, ठीक, यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल, तो 21 जून का मतलब वह दिन होता है जब सूर्य की किरणें उत्तरी भूभाग में, जो पृथ्वी का उत्तरी भूभाग है, वहां पर उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में जो दिन की अवधि है वो बढ़ती ही जाती है। ठीक है, यहाँ से आप जितना ज्यादा उत्तर की ओर जाएंगे वहां दिन की अवधि बढ़ेगी। मान लीजिए यहाँ 12 घंटे है, यहाँ 24 घंटे। ठीक है, इसी क्रम में इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर आपको दी हुई है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा से आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। कुछ राज्यों का चूंकि जानकारी ज्यादातर लोगों को होती है, होनी भी चाहिए, कि जो झारखंड की राजधानी रांची है वो कर्क रेखा के नजदीक है। यहाँ पर मिजोरम की राजधानी जो आइजोल है वो कर्क रेखा के उत्तर में है और रांची जो है दक्षिण में है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे कम, यानी जो दिन का क्रम होगा दक्षिण से उत्तर की ओर अगर हम जाएंगे तो सबसे कम होगा रायपुर में, यानी छत्तीसगढ़ में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद झारखंड में, उसके बाद मिजोरम में। तो इसी क्रम में हमें इसे व्यवस्थित करना है। देखें यहाँ पर, तो छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड और फिर मिजोरम। ये कहाँ पर है? ये है ऑप्शन डी में। ठीक है, इस हिसाब से इसको आपको समझना है। चलिए अगली खबर। हाल ही में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले अम्फान जैसे सुपर साइक्लोन सतही तापन के अलावा महासागरीय स्तरीकरण एवं तापन से भी
ऊर्जा अथवा शक्ति प्राप्त करते हैं। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और एक शोध का यहाँ पर रेफरेंस लिया हुआ है। सवाल क्या बना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला, अरब सागर में उत्पन्न होने वाले सभी चक्रवात, ध्यान दीजिए सभी चक्रवात पूर्व की ओर गमन करते हैं। दूसरा, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले सभी चक्रवात पश्चिम की ओर गमन करते हैं। तीसरा, कोरियोलिस बल चक्रवातों के गमन की दिशा को निर्धारित करता है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है, और विकल्प भी इस तरह से दिए हुए हैं कि सभी कथन सही है। कथन 3, कथन 1 तथा 2 की सही व्याख्या करता है, केवल कथन 2 गलत है, जबकि कथन 3 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, केवल कथन 1 गलत है, जबकि कथन 3 कथन 2 की सही व्याख्या करता है, या फिर सभी कथन गलत हैं। शुरू से शुरू करें। अरब सागर में उत्पन्न होने वाले सभी चक्रवात पूर्व की ओर गमन करते हैं या नहीं। ये एक लोकेशन इसमें दिखाई गई है भारत की, और भारत के अलावा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, ये वाला एरिया, यहाँ अरब सागर, तो इसमें प्रमुख चक्रवातों की दिशा है जो कि ना कि केवल पूर्व की ओर है, ना कि केवल पश्चिम की ओर है, बल्कि जो चक्रवात है वो अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख चक्रवातों की, कुछ हालिया समय में जो आए चक्रवात है उनकी दिशा दिखाई गई है। जैसे आप देख सकते हैं कि अरब की खाड़ी में जो चक्रवात मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ है, तो इसकी दिशा उत्तर की ओर जाते हुए यहाँ उत्तर पूर्व की ओर हो गई है, यहाँ उत्तर की ओर जाते हुए उत्तर पश्चिम की ओर हो गई है, कुछ इसी तरह से इस दिशा में बढ़ा है। बंगाल की खाड़ी वाले को देखेंगे तो कुछ बढ़ते हुए यहाँ उत्तर पश्चिम की दिशा में चले गए हैं, यहाँ पर कुछ उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए सीधा बांग्लादेश की तरफ गए हैं। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं ये दोनों गलत हैं। और पहली बात यहाँ पर यह भी लिखा है सभी चक्रवात, मान लीजिए एक भी चक्रवात अगर अपनी दिशा से भ्रमित हो गया, तो जाहिर सी बात है ऐसा हो ही सकता है। अगला, कोरियोलिस बल चक्रवातों के गमन की दिशा को निर्धारित करता है। आप जानते हैं कि कोरियोलिस बल का क्या कार्य है। तो कोरियोलिस बल दरअसल चक्रवातों के गमन की दिशा को निर्धारित नहीं करता बल्कि प्रभावित करता है। ठीक, इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करना होगा, क्योंकि कोई भी चक्रवात का अगर आप पूरा सिस्टम समझेंगे तो उसका जो सेंटर है, सेंटर में उसके केंद्र में तो निम्न वायुदाब बनता है, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है चक्रवात का, ओवरऑल जो सिस्टम है वो हाई प्रेशर वाला होता है। तो जो चक्रवात की दिशा को निर्धारित करती है वो होती है लो प्रेशर और हाई प्रेशर वाली स्थिति। तो चूंकि चक्रवात हाई प्रेशर वाली स्थिति में होता है, इसलिए उसकी दिशा हमेशा ही लो प्रेशर की तरफ होती है। ठीक, तो निर्धारित कौन कर रहा है? दाब वाली स्थिति, ठीक, ना कि कोरियोलिस बल। वो प्रभावित जरूर करेगा लेकिन निर्धारित नहीं करेगा, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। तो जो सही विकल्प यहां पर चुनना है आपको ऑप्शन डी, यानी सभी कथन गलत हैं, इसका सही उत्तर है। चलिए अगली खबर। हाल ही में भारत बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार आयोग के 7वें दौर के सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री ने बाढ़ प्रबंधन के सहयोग में, बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। ठीक, तो ये जो रेफरेंस के तौर पर खबर है, इससे सवाल क्या बन सकता है, इसको देखें। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के संदर्भ में दाईं ओर की सहायक नदियों के लिए आर चिन्ह और बाईं ओर की सहायक नदियों के लिए एल चिन्ह का प्रयोग कीजिए तथा निम्नलिखित नदियों के लिए R/L का सही क्रम बताइए। ठीक, तो कुछ नदियों के नाम दिए हुए हैं, इसमें इस जो सवाल है इसको थोड़ा अलग तरह से फ्रेम किया गया है आपके लिए। आप समझिए इस बात को कि जो नदियां ब्रह्मपुत्र नदी में दाईं ओर से मिलती हैं उनके लिए आपको लिखना है R। ठीक, जो बाईं ओर से मिलती है उनके लिए लिखना होगा L। जो क्रम है इन नदियों के हिसाब से आपको बनाना है। तो एक बार मैप में हम इन सभी नदियों को देखें। ऑप्शन में पहले देख लें, धनसिरी, दिखू, सुबनसिरी, कृष्णई और लोहित, सही कूट का चुनाव करना है। तो ये उत्तर पूर्व वाला मैप है जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी मौजूद है। ठीक, तो ये जब नदी तिब्बत में चलती है तो तिब्बत में इसको जानते ही आप लोग, कहते हैं यारलुंग सांगपो। फिर जब भारत में प्रवेश करती है तो भारत में इसको कहते हैं दिहांग। ठीक, और दिहांग नदी आगे बढ़ते हुए जब अपनी दिशा में चलती है तो इसमें बाईं ओर से पहले मिलती है लोहित, फिर आगे चलते हुए दाईं ओर से मिलती है सुबनसिरी, यहाँ पर है दिखू जो कि बाईं ओर से है, इनके आगे L और R लिख लेते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर है धनसिरी,
जो कि लेफ्ट साइड से आएगी, आगे बढ़कर यहाँ पर है कृष्णई जो कि लेफ्ट साइड से आएगी। केवल सुबनसिरी ऐसी नदी है जो यहाँ पर दाईं ओर से इसमें मिल रही है, ठीक है, बाकी सभी लेफ्ट साइड से। लिख लेते हैं एल, ठीक। तो कुछ प्रमुख नदियां इसमें ऐसी भी, अगर आपको नहीं भी मालूम है कि कृष्णई कहाँ पर है या फिर दिखू कहाँ पर है, तो कुछ प्रमुख नदियां हैं ही, लोहित है, सुबनसिरी है, धनसिरी है, इनका नाम अक्सर चर्चा में रहता ही, आप लोगों ने पढ़ा ही है इनके बारे में। तो अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत भी क्रम याद है, मान लीजिए लोहित का आपको क्रम याद है कि एल है, सुबनसिरी का क्रम याद है राइट है, तो आप इस विकल्प तक पहुंच सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगली खबर। हाल ही में तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में जल संकट के मद्देनजर केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सिरुवनी डैम से अधिकांश पानी को तमिलनाडु को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं, ठीक है। तो डैम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक सवाल है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यहाँ बांध दिए हुए हैं, यहाँ इनकी अवस्थिति दी हुई है, ठीक। इनका आपको मैच देखना है कि कितने सही यहाँ पर सुमेलित हैं। पहला भवानी सागर तमिलनाडु, रिहंद छत्तीसगढ़, मैथन झारखंड और मैटूर आंध्र प्रदेश। तो पहले भवानी सागर से शुरू करें। भवानी सागर यहाँ है तमिलनाडु में, यहाँ पर सही है ये, ठीक। दूसरा रिहंद को दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में, तो रिहंद यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में है, यानी उत्तर प्रदेश में है। और इस रिहंद डैम को ही आप जानते हैं गोविंद वल्लभ पंत के नाम से, ठीक। और ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। ये वाला जो स्टेटमेंट है, जो मिलान है, ये गलत है। अगला है मैथन, दिया हुआ है झारखंड। इसको देखें, मैथन डैम ये झारखंड में है, ये सही है, ठीक, ये सही है। उसके बाद दिया हुआ है मैटूर, दिया हुआ है आगे आंध्र प्रदेश। तो मैटूर डैम यहाँ पर है और ये आंध्र प्रदेश में ना होकर के कहाँ है, तमिलनाडु में। तो ये जो मैच है ये हो गया गलत। अब यहाँ पर ये नहीं पूछा कि कौन कौन से सुमेलित है, ये पूछा कितने युग्म सुमेलित है, जैसा कि इस बार के ट्रेंड में था भी, यूपीएससी ने कुछ इसी तरीके से सवाल फ्रेम किए थे। तो 1 और 2, केवल 2 युग्म सही है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक। चलिए अब एक सवाल ले ले, यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स में 2021 में पूछा था, ठीक है। थोड़ा सा इनका भी अभ्यास करना जरूरी है कि प्रैक्टिस के तौर पर जो मैप बेस्ड सवाल यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं उनका कैसे उत्तर निकलता है। कुछ ऐसा ही है, सारे फॉर्मेट हमारे इसी पर बेस्ड हैं। तो निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा और वंशधारा। आगे क्या दिया हुआ है, उपर्युक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं, आपको बताना है। इसको मैप में लोकेट करें। कौन कौन सी नदियां दी हुई हैं, ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा और वंशधारा। तो सुवर्णरेखा नदी यहाँ पर है, जो बेसिकली उड़ीसा के पास आगे जाकर के यहाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती है, और ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार के पास से। इसी तरह ब्राह्मणी नदी, वो भी छोटा नागपुर के पठार के पास से निकलती है और आगे बढ़ जाती है। तो ये दोनों ही गलत है, यानी ये कहाँ से नहीं निकल रही, पूर्वी घाट से नहीं निकल रही। उसके बाद बची है नागावली और वंशधारा, इनको भी देख लें। तो नागावली यहाँ पर है, वंशधारा ये है। इसका कुछ जो क्षेत्र है कई सारी जलधाराओं में बटा हुआ है, जब कई सारी जलधाराएं आगे बढ़ करके नागावली नदी का रूप ले रही हैं, और यहाँ पर है ये वंशधारा। तो ये दोनों ही पूर्वी घाट वाले एरिया में मौजूद है, क्योंकि पूर्वी घाट आप जानते हैं कई सारे जगहों से कटा फटा एरिया है। तो यहाँ पर ये नदियाँ दोनों इसके अंतर्गत आती हैं, यानी 2 और 4। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन बी, केवल 2 और 4, ठीक। चलिए अब आप लोगों को जैसे पता ही है कि आपको एक अभ्यास प्रश्न चाहिए होगा। चलिए इस अभ्यास प्रश्न को देखिए। किसी राज्य की राजधानी के संदर्भ में आमतौर पर यह माना जाता है कि इसकी अवस्थिति केंद्रीय होनी चाहिए ताकि लोग प्रशासनिक जुड़ाव महसूस कर सकें। ऐसे में निम्नलिखित में से किस राज्य के राजधानी की भौगोलिक अवस्थिति सबसे बेहतर होगी, आपको बताना है। कर्नाटक, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर उत्तराखंड। तो कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब देना ना भूलें। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में, और उम्मीद करते हैं आपने इस सेशन में भी बहुत कुछ सीखा होगा। तब तक पढ़ते रहिए, शुक्रिया।